Students, today we are going to discuss hybridization. अभी ये hybridization है क्या? हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो थ्योरी दी है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग वैलेंस बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन को समझाया है। ओके, अब इसको पहला थोड़ा सा पिछला ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद जो इसने ऐड ऑन किया है उसको पढ़ेंगे, देन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट पे आएंगे। A covalent bond is formed by the overlap of a half-filled atomic orbital. जो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप से बनता है। अभी तक हमने ये जाना, जैसे हम क्या बोलते हैं कि कार्बन का हाफ फिल्ड, जो आपके पास क्लोरीन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और दूसरे क्लोरीन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं। हमने ओवरलैप थ्योरी पढ़ चुके हैं ना, ऑर्बिटल ओवरलैप वाली, जिसमें हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी। और जब ये ओवरलैपिंग होती है तब बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। क्लियर? तो हमने पढ़ा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो कोवलेंसी होती है ऑफ एन एलिमेंट should be equal to the number of half filled orbital in an atom of that element. तो किसी एलिमेंट की कितनी कोवलेंसी हो सकती है, कोवलेंसी का मतलब होता है कितने वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, दैट विल बी इक्वल टू कि उसमें कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। यहाँ से तो यही कंक्लूजन दिमाग में आती है। क्लियर? जैसे अगर हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2p में 4 एटॉमिक नंबर है उसका, ठीक। तो दिस इज इट। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली बेरिलियम की जो कोवलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 0। अगर हम बोरोन की बात करें, बोरोन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आती है कि बोरोन में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है। इट मींस इसमें कोवलेंसी 1 होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने यहाँ तक अभी तक जो पढ़ा है वहां से तो यही कंक्लूजन निकल के आती है कि कोवलेंसी किसी एलिमेंट की कितनी होगी, जितने उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे। क्योंकि हमने जाना अभी तक कि जो ऑर्बिटल हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? तो इट मींस बोरोन की कोवलेंसी होनी चाहिए 1। सिमिलरली कार्बन की कोवलेंसी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन में सिर्फ 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फिल्ड है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग कार्बन की कोवलेंसी होनी चाहिए 2। बट एक्चुअल में कार्बन जो है वो 4 कोवलेंसी शो करता है, बोरोन जो है वो 3 कोवलेंसी शो करता है, और बेरिलियम जो है वो 2 कोवलेंसी शो करता है। क्यों? जैसे हम यहाँ पे मैंने यही बताया है कि जो BeF2 है, इस कंपाउंड में बेरिलियम की कोवलेंसी है 2। जो BF3 है, कोवलेंसी का मतलब होता है कि वो कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। BeF2 में ऑब्वियस है वो दोनों साइड से फ्लोरीन से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी कोवलेंसी 2 हो गई ना बेरिलियम की, ठीक है। सिमिलरली बोरोन जो है वो कितनी कोवलेंसी शो करता है, 3 शो करता है इस कंपाउंड में, क्योंकि वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, 3 फ्लोरीन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। सिमिलरली जो कार्बन है, कार्बन इज शोइंग कोवलेंसी 4 इन CH4। CH4 में वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, विद 4 डिफरेंट हाइड्रोजन। तो इट मींस इसमें इसकी कोवलेंसी कितनी है कार्बन की, 4। ओके, बट ये कैसे हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बेरिलियम के जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल है बेरिलियम में तो कोई भी नहीं था, इसमें कोवलेंसी 0 आनी चाहिए थी, तो 2 कैसे हो सकती है इसमें? सिमिलरली बोरोन में अनपेयर्ड ऑर्बिटल तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो तो एक ही है, तो इसमें कोवलेंसी 3 कैसे हो सकती है? कोवलेंट बॉन्ड तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से बनता है, तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, कार्बन में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें कोवलेंसी 4 कैसे शो हो पा रही है? ठीक है, अब इसका रीजन देखो। इसका रीजन है जब हम एक्साइट करते हैं, जैसे बेरिलियम को एनर्जी दी, बेरिलियम एटम आपका, ठीक है, उसको थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करो, उस एनर्जी सप्लाई करने से होगा क्या, 2s और 2p में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, 2s और 2p एक ही शेल में होते हैं, ये 2 डिफरेंट सब शेल हैं जो n इक्वल टू 2 को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो थोड़ी सी एनर्जी दो तो 2s में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है
ये एक्साइट करके 2p में चला जाता है। ओके, और ये स्टेज अपेयर हो जाती है। और ये जब स्टेज अपेयर हो जाती है तो होता क्या है, अब आ गए ना इसमें दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गए, इट मींस जो बेरिलियम है अपनी एक्साइटेड स्टेट में कोवलेंसी 2 शो कर सकता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में उसके पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। सिमिलरली बोरोन को अगर आप एनर्जी दे के एक्साइट कर दो तो 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाएगा यहाँ पे, तो होगा क्या, जो 2s है अब ये भी हाफ फिल्ड हो गया, तो इसकी वजह से कोवलेंसी 1 शो हो सकती है, और ये जो 2p है और ये भी 2p वाला, तो इट मींस टोटल 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। तो जब 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इट मींस बोरोन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जब चला जाता है तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली कार्बन भी जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसमें तब 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं एक्साइटेशन के बाद। तो यहाँ से तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सपेक्टेड जो थी वो 0, 1 और 2 थी बेरिलियम, बोरोन और कार्बन के लिए, बट एक्चुअल में 2, 3 और 4 कैसे आ गई, उसको तो उसने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया कि एक्साइटेशन से जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो ज्यादा क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन ही जहां पे पेयरिंग हुई होती है वो एक्साइट होके हायर वाले सबशेल में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल क्रिएट हो जाते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इसको तो इसने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, जो कि अच्छा पॉइंट था, एक्साइटेशन हो सकती है। अब आप बोलोगे इस एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एक्साइटेशन है एनर्जी से हो रही है, इस एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। उसका रीजन है कि जब बेरिलियम को बॉन्ड बनाने के लिए ये जो दो फ्लोरीन है ये अप्रोच करेंगे, ऑब्वियस है कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस बेरिलियम के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से बेरिलियम के ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी लगेगा, उस फोर्स से एनर्जी लगेगी, और वही एनर्जी है जो बेरिलियम को एक्साइट करके दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाने में के लिए फोर्स करती है, हालांकि उसमें पहले कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होता। ओके, हेंस नाउ, जैसे यहाँ पे अब आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, कार्बन को समझा रहा हूं मैं अब इसमें। हेंस नाउ कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बाय यूजिंग 1s एंड नॉट 1s, यहाँ पे 2s आना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1s एंड 3p ऑर्बिटल, मतलब अब इस वाले s को और 3 ये वाले p को यूज करके जो कार्बन है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्लियर, चलो यहाँ तक भी बात ठीक हुई। अब पता लग गया कि कार्बन की कोवलेंसी 4 कैसे बन जाती है, होनी तो 2 चाहिए थी, इसका तो रीजन क्लैरिफाई हो गया। बट कोवलेंट अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, अभी क्या आता है कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि कार्बन एक्साइट होके अब ऐसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बना लेता है, ठीक है, मतलब हाफ, ये जो अगर हम बात करें CH4, तो एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ कंबाइन करेगा और 3 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ कंबाइन करेंगे, इन ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो 2p की शेप अलग होती है, यू नो दैट 2p की शेप जो होती है वो डम्बल्ड होती है। 2p में भी 3 होते हैं, कौन कौन से, 2px, 2py, 2pz। क्लियर, तो इट मींस जो ये 2p के 3 है, इनके जो बॉन्ड बनेंगे, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इनका बॉन्ड डिफरेंटली बनेगा, और जो आपके पास ये जो 2s होता है, ये तो स्फेरिकल शेप का होता है, इसका जो 2s का बॉन्ड जो है जो हाइड्रोजन से बनेगा वो डिफरेंटली बनेगा। तो लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि कार्बन मिथेन में जो 4 बॉन्ड बनाएगा, उनमें से जो एक बॉन्ड है वो इस 2s की वजह से बनेगा, और ये जो 3 बॉन्ड है ये 2p की वजह से बनेंगे। तो होना ऐसे चाहिए कि ये जो 3 बॉन्ड है, इन 3 बॉन्ड की आपस में जो लेंथ और एनर्जी है इक्वल होनी चाहिए, बट ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का जो 2s की वजह से बना है, इसकी वजह से, तो ये तो छोटा होना चाहिए, क्योंकि 2s और 2s की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा ये वाला, इसकी बॉन्ड लेंथ तो छोटी होनी चाहिए। बट मिथेन के केस में ये चारों के चारों बॉन्ड जो होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, इनकी एनर्जी भी सेम होती है और इनकी लेंथ भी सेम होती है, ये कैसे हो सकता है फिर। अब आगे इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। बट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय
2s orbital of carbon should be different in energy from the bonds between the 3p orbitals। ठीक है, जो 3p ऑर्बिटल यूज करके बॉन्ड बनेंगे और जो s की वजह से बॉन्ड बनेगा वो तो डिफरेंट होने चाहिए लॉजिकली देखा जाए तो। बट मीथेन के केस में तो चारों के चारों बॉन्ड सेम होते हैं। ठीक है, और होना क्या चाहिए, जो 3 बॉन्ड बने हैं 2p की वजह से, 2p में आपके पास मैंने बोला ना 2px 2py और 2pz होते हैं, और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनकी वजह से जो बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ ऐसे ओवरलैपिंग से, तो वो तो आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने चाहिए। ठीक है, 3 बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय 2p शुड हैव एट 90 डिग्री टू ईच अदर, क्योंकि वो ऑर्बिटल ही आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं रिस्पेक्ट में। एंड द फोर्थ बॉन्ड जो 2s की वजह से बनेगा, 2s जो है वो स्फेरिकल शेप का है, तो 2s की वजह से जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है वो यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। मतलब जो 2s है उसकी तो ओरिएंटेशन फिक्स करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो कहीं से भी बॉन्ड बना सकता है। शुड बी इन एनी डायरेक्शन। तो यहाँ से हो रहा है क्लियर कि मिथेन की टेट्राहेड्रल शेप कैसे आ गई। मिथेन की टेट्राहेड्रल शेप होने का रीजन क्या है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें क्या सुजेस्ट करता है कि मिथेन के केस में सारे के सारे जो बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड है ना कार्बन हाइड्रोजन वाले, ये चारों बॉन्ड जो हैं दे आर ऑफ सेम इन एनर्जी, एनर्जी में भी सेम है। एंड बॉन्ड एंगल जो इन बॉन्ड्स के बीच में है वो कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि टेट्राहेड्रल में होता है। टेट्राहेड्रल शेप आपकी ये वाली होती है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है कि चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो फिर यहाँ तो फिर इसमें प्रॉब्लम है। अगर ये चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, जैसे हमने बोला कि मीथेन में चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, इट मींस फिर इस थ्योरी में प्रॉब्लम है। फिर क्योंकि अगर 2s की वजह से जो बॉन्ड बनेगा और 2p की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। 2p अलग शेप का होता है, अलग साइज का होता है, अलग एनर्जी का होता है, और 2s अलग शेप साइज और एनर्जी का होता है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला कि जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट है ये गलत नहीं है। ठीक है, बट होता क्या है, यहाँ से उसने हाइब्रिडाइजेशन को अब डालना शुरू किया। उसने बोला कि बट होता क्या है, देयर इज अ न्यू कंसेप्ट टू एक्सप्लेन दिस एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ऑल द 4 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं 2s और 3 2p, 2p वाले 3 ऑर्बिटल और 2s का एक ऑर्बिटल, आर पोजेसिंग डिफरेंट एनर्जीज, उनकी एनर्जीज डिफरेंट है, पर थोड़ी सी डिफरेंट ही है, क्योंकि 2s और 2p में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता। मिक्स अप देयर एनर्जीज, ये क्या करते हैं 2s और 3 2p, 2p में 3 कौन कौन से 2px 2py 2pz और 2s, ये चारों क्या करते हैं, ये चारों पहले एक, मान लो इसको ऐसे समझो, एक टब में अपनी एनर्जी चारों डाल देते हैं, चारों मिक्स कर दिए जाते हैं। उसके बाद 4 नए ऑर्बिटल बनाए जाते हैं जो एक जैसी शेप के होंगे, एक जैसी एनर्जी वाले होंगे। और ये जो हुआ कि इन चारों की एनर्जी को पहले एक टब में इकट्ठा किया गया, उसके बाद 4 नए ऑर्बिटल बनाए गए, इस कंसेप्ट को ही बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसको पढ़ता हूं पहले मैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, all the 4 bonds of carbon having unpaired electron and possessing different energies, थोड़ा बहुत ही फर्क होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, mix up their energies and then redistribute in 4 equal quantities। जितने ऑर्बिटल हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनाएगा, बट अब जो ऑर्बिटल बनाएगा वो सारे एक जैसे दिखने में होंगे, शेप में एक जैसे होंगे, एनर्जी में एक जैसे होंगे, thus giving rise to 4 new orbitals each having the same amount of energy। This new concept was referred as hybridization। इस नए कंसेप्ट को बोला गया है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर बिलोंगिंग टू द सेम एटम, जो एक ही एटम को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कार्बन की ही बात हो रही है, कार्बन के 2s
और कार्बन के ही 2p के 3 ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, जिनकी थोड़ी बहुत एनर्जी डिफरेंट होती है आपस में, सो दैट हम क्या करते हैं, पहले उनको मिक्स करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन देम। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, चारों की एनर्जी मिक्स करके एक जगह पहले, उसके बाद 4 नए ऑर्बिटल बनाने हैं, और उन चारों ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाएगा कि ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। टेक्स प्लेस बिटवीन देम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। द न्यू ऑर्बिटल्स thus formed are known as hybridized orbitals। अब ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, दे आर कॉल्ड एज दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लियर। जैसे, और इनकी एक बार मैं एग्जांपल भी कर देता हूँ पहले। जैसे ये रहा, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसमें क्या होता है, एक s और एक p में हम 2px को मान लेते हैं, इन दोनों को मिक्स किया गया, दो ऑर्बिटल हैं, दोनों को मान लो एक मिक्सचर में डाल दिया गया, मिक्स कर दिया गया, जितना भी ये मटेरियल है उसको अब नए 2 ऑर्बिटल बनाया गया उससे। कौन कौन से 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बनाया गया ये वाला ऑर्बिटल, ऐसा जो दिख रहा है, ठीक है, और एक बनाया गया ये वाला ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल एक ये ऑर्बिटल, दोनों 2 ऑर्बिटल बनाए गए हैं। और ये 2 ऑर्बिटल आपस में कैसे पड़े होंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, एक पड़ा होगा ऐसे, और दूसरा बिल्कुल उसके साथ एक 180 का डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे, एक ऐसे पड़ा हुआ है और एक ऐसे पड़ा हुआ है। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनकी शेप ऐसी होती है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, जैसे इसमें इसमें डंबल शेप थी ना, ठीक है, इसमें जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो आपको हमेशा दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, जिसमें एक लोब बड़ी होगी साइज में, दूसरी लोब छोटी, ठीक है, अनइवन लोब्स होंगी इसमें, होगा डंबल डी बट अनइवन डंबल, एक लोब बड़ी है एक लोब छोटी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने दो ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और उनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके 2 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिए। इन दोनों को अब क्या बोला जाएगा कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। सिमिलरली अगर एक s और 2p, इन तीनों को मिक्स करके नए 3 ऑर्बिटल बनाए जाएं, तो कौन कौन से तीनों ऑर्बिटल एक जैसे होंगे दिखने में ऐसे ही, बस वो आपस में एक दूसरे के साथ ओरिएंटेड कैसे हो रखे हैं स्पेस में, वो ऐसे ओरिएंटेड हो रखे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। और इन तीनों को क्या बोला जाएगा, इन तीनों को बोला जाएगा कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। शेप तो इन सभी की एक जैसी दिख रही है, और इनकी स्पेस में ओरिएंटेशन कैसे होनी है, वो डिपेंड करता है इनमें आपस में म्यूचुअल रिपल्शन होने के बाद ये कौन सी ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। जैसे जो 3 वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ स्पेस में ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, जैसे वेसेपर थ्योरी में होता था ना कि डिपेंडिंग अपॉन रिपल्शन जो शेप है वो डिसाइड होती है। सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी शेप होगी वो भी डिपेंड करता है कि कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं, वो इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी वाले होते हैं, तो इसलिए वो स्पेस में अपने आप को वैसे ओरिएंटेट कर लेते हैं। जैसे 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में अपने आप को कैसे ओरिएंटेट करते हैं स्पेस में, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में ओरिएंटेट करते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आगे इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास वही वाला क्वेश्चन जो आ गया, मैंने जो बोला था, वेयर फ्रॉम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन कम। जो यहाँ पे बोला था ना कि एक्साइट करके नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल बढ़ जाते हैं, तो ये एक्साइट करवाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। अब उसकी बात करेंगे। when combining atoms approaches each other because energy is released, जब वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी यहाँ पे एक्साइट करने के लिए जो चाहिए होती है उसमें चली जाती है, ठीक है। that is the reason why hybridization never take place in isolated atom but occur only at the time of bond formation। एक और बात, ये जो बेरिलियम है अगर इसको अपना कंपाउंड नहीं बनाना, इसने एटॉमिक स्टेट में रहना है, उस टाइम इसको ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाएगा, उस टाइम नहीं अपने ये 2s और 2p को मिक्स करके sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, उस टाइम तो इसको जरूरत ही नहीं है। जब इसने कोई बॉन्ड बनाना है, कोवलेंट कंपाउंड बनाने हैं,
इसको पता है मेरे को 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट करने पड़ेंगे। उस टाइम कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम जब 2 फ्लोरीन इसको अप्रोच करेंगे, जैसे BeF2 में कर रहे थे, जैसे BeF2 में 2 फ्लोरीन बेरिलियम को अप्रोच कर रहे थे, तब बेरिलियम को पता है कि मैंने 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाने हैं और उनको हाइब्रिडाइज करके इक्वल रखना है, सो दैट इस फ्लोरीन के साथ और इस फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बने वो सेम बने। ठीक है, तो तब होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा तब होती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होनी हो। कभी भी आइसोलेटेड एटम हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करवाएंगे। ठीक है, और जो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी भी जब एटम्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम को तभी आती है। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कुछ कंडीशनें हाइब्रिडाइजेशन के लिए। पहला, only those orbitals which have approximately equal energies and belong to same atom or ion can undergo hybridization। उनकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा। ठीक है, जैसे 2s और 2p आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। 2s का ऑर्बिटल और 2p का, तीनों में से कोई भी ऑर्बिटल या तीनों में से दो या एक आपस में मिलके हाइब्रिडाइजेशन करवा के अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना सकते हैं। ये नहीं कि 2s और आप 4d की हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो, ऐसा नहीं होता। इनमें एनर्जी गैप ज्यादा है। जिन ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करवानी है उनमें एनर्जी गैप कम होना चाहिए, और वो दोनों जितने भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं वो एक ही एटम को बिलोंग करने चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्टली वैलेंस समटाइम्स पेनल्टीमेट आल्सो। ज्यादातर जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं वो वैलेंस शेल को बिलोंग करते हैं, मतलब वैलेंस शेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में हाइब्रिडेशन करवा लेते हैं। और कई बार अंदर वाला, जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं वैलेंस, और जो उससे अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। कई बार क्या होता है, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर वाले, सॉरी, वैलेंस शेल वाले सब शेल और उसके अंदर वाले सब शेल भी आपस में मिलके हाइब्रिडेशन करवाते हैं। ठीक है, बट ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हमने देखा कि बेरिलियम जो है प्रमोट करवाता है इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में, तब जाके इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनते हैं। बट जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, कि हर बार जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट किए जा रहे हैं वो ऐसे ही क्रिएट किए जाएंगे एक्साइटेशन से। वो विदाउट एक्साइटेशन भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए जब भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लाने होंगे तो हमें ये एक्साइटेशन करवानी ही पड़ेगी। विदाउट एक्साइटेशन भी कई बार हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो हम आगे विद एग्जांपल समझेंगे। थर्ड, it is not necessary that all the half filled orbitals must participate in hybridization। और ये भी जरूरी नहीं है कि एटम के अंदर जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हों वो सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए जा सकते हैं। और इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुल्ली फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, कई नहीं भी करवाते। डिपेंडिंग अपॉन कितने उन्होंने बॉन्ड बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, so these was the some important conditions of hybridization। now some features of hybridization। कुछ एक फीचर भी हैं हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में, उसको समझो पहले। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अंडरगोन हाइब्रिडाइजेशन। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करवाने जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होगी इन तीनों की एनर्जी की, और एनर्जी के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो भी 3 ही बनेंगे। ये नहीं है कि 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के लिए गए, उनको मिक्स करवाया आपने, उसके बाद जो नए बनाए वो 2 बना दिए ना। अगर 3 हाइब्रिडेशन करवाने के लिए गए हैं तो 3 ही नए बनेंगे, और जो नए बनेंगे उनको बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सेकंड, hybridization never take place in isolated atom but it is occurred only at the time of bond formation। ये कभी भी isolated atom में आपको नहीं दिखेगा,
हाइब्रिडेशन उन्हीं को नहीं मिलेगी, हमेशा ये बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम ही होती है। थर्ड, बिगर लोब ऑफ ऑर्बिटल हैज पॉजिटिव साइन while smaller lobe is negative sign। जैसे मैंने बोला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो लोब है वो दिखने में कैसी लगती है, लाइक दिस। ये जो बिगर लोब है इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और स्मॉलर लोब के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। ये जो साइन होता है ये वेव फंक्शन के साइन होते हैं, ठीक है। ये ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि बिगर लोब के ऊपर पॉजिटिव साइन है और स्मॉलर लोब के ऊपर नेगेटिव साइन होगा। फोर्थ, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे ड्यूरिंग अ कंपाउंड फॉर्मेशन किसी एटम के, उन सभी की जो शेप और एनर्जी है वो इक्विवेलेंट होगी, जैसे सभी ऐसे ही दिखेंगे, सभी दिखने में ऐसे होंगे। हाँ, उनकी स्पेस में आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन कैसी है वो डिफरेंट है। जैसे एक ऐसे पड़ा होगा, दूसरा ऐसे पड़ा होगा, तीसरा ऐसे पड़ा होगा, लाइक दिस। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं वो तीनों आपस में म्यूचुअली ऐसे पड़े होते हैं स्पेस में। फिफ्थ, hybridized orbitals form more stable bonds than pure orbitals। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं सिंपल ऑर्बिटल से। क्यों? क्योंकि इनके केस में एक साइड जो लोब बढ़ जाती है, जैसे मान लो इस लोब के साथ अगर हाइड्रोजन ओवरलैप करवाने जाएगा तो हाइड्रोजन इसके साथ ज्यादा एक्सटेंड में ओवरलैप करवाएगा। और हमने पढ़ा था कि ये जो ओवरलैप का एक्सटेंड जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितना ये एरिया ज्यादा ओवरलैपिंग में आता है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें जो लोब है वो अनइवन इवन नहीं होती दोनों साइड, तो इसलिए यहाँ पे ये जो बड़ी लोब है ये ओवरलैपिंग में ज्यादा एरिया लाने में हेल्प करती। एंड सिक्स्थ लास्ट इज hybridized orbitals are directed in space in definite direction to have minimum repulsion in between them। जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अकॉर्डिंग डायरेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बोला ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ऐसे होता है, दे आर डायरेक्टेड लाइक दिस। ओके, क्लियर? तो क्यों ऐसा डायरेक्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने मिनिमम रिपल्शन अपने आपस में करवानी है। हेंस द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिसाइड की जाएगी। ये आ गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कैसे शेप डिसाइड करते हो, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करती है। और आपको पता है ज्योमेट्री से ही शेप पता लगती है। वैसे वो तो वेसेपर थ्योरी में भी किया है हमने कि ज्योमेट्री अगर पता लग जाए आपको शेप का आइडिया लग जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल को या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बल्ड बट अनइवन लोब के साथ, एक छोटी एक बड़ी, ठीक। अब जैसे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिखाई है। पहली sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई, 2s और 2px आपस में मिले, एक और दो दो ऑर्बिटल हैं, इन्होंने अपने आप को मिक्स किया, दो नए ऑर्बिटल बनाए, ठीक है, ये वाला और ये वाला। इसको भी बोलना है ये भी sp ऑर्बिटल है और ये भी sp ऑर्बिटल है, ठीक है। तो आपके आपस में इन्होंने क्या किया, दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए और ये आपस में कैसे ओरिएंटेड होते हैं स्पेस में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लीनियर शेप में। एक दूसरे में इनमें कितना एंगल होता है, बॉन्ड एंगल 180। तो इसलिए ज्योमेट्री कौन सी बनती है, लीनियर। नेक्स्ट आती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और दो p आपस में मिलते हैं, तीन ऑर्बिटल मिले, नए तीन ऑर्बिटल बने, तीनों को क्या बोला जाएगा, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। स्पेस में कैसे बड़े होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ऐसे। उस टाइम ज्योमेट्री कौन सी बनती है, इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, ट्रायगोनल प्लेनर। नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s तीन p मिलते हैं, मिलके आपस में मिक्स होते हैं, चार नए ऑर्बिटल बनाते हैं, सभी ऑर्बिटल देखने में ऐसे बनेंगे, अनइवन लूप वाले, ठीक है। और चारों आपस में कैसे पड़े होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक ऐसे पड़ा है, एक ऐसे पड़ा है, एक ऐसे पड़ा है और एक ऐसे पड़ा है, ठीक है। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, इसको अगर लाइन से दिखाऊंगा तो ऐसे ही है, अगर मैं लोब की बजाय लाइन लगा दूं तो ऐसे ही है। तो कौन सी ये ज्योमेट्री ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में कौन सी ज्योमेट्री ऑक्यूपाई होती है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट आती है sp3d,
एक एस यहां से दिख रहा है, एक एस 3p 1d, एस 3p 1d, डी कौन से वाला, डी जेड स्क्र। जब भी sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होनी है तो डी कौन सा इन्वॉल्व होगा, डी जेड स्क्र वाला। ठीक, तब ये जब पांच ऑर्बिटल आपस में, ये पांचों ऑर्बिटल जब आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, उसके बाद पांच नए सर ऑर्बिटल आपकी बनाएंगे। आवाज नहीं है। आई सेड कि जब ये पांच ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सिंग होने के बाद पांच नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, ओके, वो कैसे बने, वो दिखने में तो ऐसे ही होंगे, मैंने बोला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप यही है। वो पांचों आपस में कैसे ओरिएंटेड होंगे स्पेस में, लाइक दिस। ठीक है, तीन जो लोब्स होंगी वो एक प्लेन में होंगी, ऐसे वाली, और ये वाली लोब एक ऊपर को, तुम्हारी स्क्रीन से ऊपर को तुम्हारी तरफ आ रही है, और एक ऐसी लोब होगी जो तुम्हारी स्क्रीन से नीचे को जा रही होगी। ठीक है, ये जो तीनों हैं वो एक प्लेन में है, ये वाला उसके परपेंडिकुलर है और ये वाला भी उसके परपेंडिकुलर है। सर टेस्ट में कौन से टॉपिक डालने हैं आपने इस बार? इस बार जितना ये हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। और नेक्स्ट लास्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3d2। इसमें ये जो डी इन्वॉल्व होंगे, याद रखना जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, डी कौन सा इन्वॉल्व होंगे, दो, एक इन्वॉल्व होगा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, दूसरा होगा डी जेड स्क्र वाला। ठीक है, जैसे इसके केस में जो आपके पास डी इन्वॉल्व होगा हमेशा sp3d में, डी कौन सा इन्वॉल्व होगा, डी जेड स्क्र। ठीक, यहाँ पे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की शेप थोड़ी गलत बनी है, एक लोब बनाना ये। ठीक है, ये बन गई इसकी लोब अच्छी, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये छह ऑर्बिटल sp3d2 में छह ऑर्बिटल में मिक्स हो रहे हैं ना, एक s 3p 2d, तो ये छह आपस में मिक्स होकर छह नए ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, छह की शेप कैसी होगी, ऐसी, और वो आपस में कैसे ओरिएंटेट होंगे स्पेस में, लाइक दिस। देखने में ये लग रहा है कि छह के छह बॉन्ड एक प्लेन में है, एक्चुअल में ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक प्लेन में है आपकी स्क्रीन वाली में। ये वाला जो है वो आपकी तरफ को आ रहा है, ये वाला जो है आपकी स्क्रीन से नीचे को जा रहा है। ठीक है, और इस टाइम ये जो ज्योमेट्री बनी है ये कौन सी ज्योमेट्री है, दिस इज दी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री कौन सी बनती है, ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद शेप कौन सी होगी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हैं। वो सेम कंसेप्ट फिर वेल्सपर थ्योरी वाला चला जाएगा। बस इसने ये बोला कि अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उस टाइम ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है उस टाइम ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल बायोपिरामिडल होती है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उस टाइम जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है, जब sp2 होती है तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, और जब sp होती है तो उस टाइम जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। मतलब इसने हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को रिलेट किया है ज्योमेट्री की शेप के साथ। ठीक है, और ऐसे ही एक और हाइब्रिडाइजेशन भी होती है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देता हूँ, वो होती है sp3d3। इसमें कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, 7, एक s 3p 3d। और जो ये डी इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन सा डी होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये स्पेस में इनकी ओरिएंटेशन आपस में कैसी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि डी कौन सा लेना है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये डी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। एक और होती है, एक होता है sp3d2, एक होती है d2sp3। इसके लिए भी जो शेप बनती है और जो ज्योमेट्री बनती है वो यही बनती है। ठीक है, d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, मींस ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। फर्क क्या है दोनों में, इसमें जैसे मान लो ये 2s 2p और जो d लिया गया है वो 3d लिया गया है। ओके, बट यहाँ पे अगर मान लेते हैं 4s होता आपके पास, आपके पास होता 4s 4p, बट जो d लेते हैं आप अंदर वाला लेते 3d, उस टाइम क्या होता है, डी पहले आ रहा है एस बाद में आ रहा है, उस टाइम जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है, जब आप दो डी लेते हो, एक एस ऑर्बिटल लेते हो और तीन और पी ऑर्बिटल लेते हो और उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो, उसको बोलते हैं d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उस हाइब्रिडाइजेशन को ये बोला जाता है। जब डी बाहर वाला इन्वॉल्व होता है, बाहर वाला मीन्स कि जैसे ये अगर 2 है तो जो डी है वो 3 का है, या अगर ये 3 होते और ये भी 3 का ही होता। ठीक है,
तो भी हम यही बोलते हैं कि बाहर वाले का डी इन्वॉल्व है, तब हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं sp3d2, और जब डी अंदर वाला हो तो उसको लिखते हैं d2sp3। शेप, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होनी। अब कुछ मॉलिक्यूल्स की, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन को हमने स्टडी करना है। जैसे BeF2 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, देखो बेरिलियम के केस में 1s2 2s2, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको एक्साइट करोगे, एनर्जी देके एक्साइट करने पे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल बन गए। बेरिलियम को दिख रहा है कि उसने दो फ्लोरीन आपस में अपने साथ अटैच करवाने हैं, तो उसने क्या किया, इन दोनों की कर दी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद उसने क्या किया, दो नए ऑर्बिटल बना लिए, जिसको sp हाइब्रिडाइज्ड बोला जाएगा। दिस ऑर्बिटल इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस ऑर्बिटल इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड। और जो दो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ पे इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवा के, ये क्रॉस के से मैंने दिखाया है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। और दूसरा फ्लोरीन भी दूसरे sp के साथ आपके पास आके अपना इलेक्ट्रॉन डाल के शेयर करवा के बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो BeF2 के मॉलिक्यूल तैयार होता है। यहाँ पे इसकी मैंने फिगर नहीं दिखाई, ये आप बुक से देख लेना, अगले वालों की दिखाई हुई है। BF3 मॉलिक्यूल, बोरोन को 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं आपस में अपने साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। बोरोन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1, लाइक दिस। बट 3 फ्लोरीन जोड़ने के लिए उसको 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो उसने क्या किया, अपने आप को एक्साइट किया, एक्साइट करके उसका 2s का इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, ये बन गया। उसके बाद इस s को और इन दोनों पीओ को, एक s और दो p को उसने क्या करवा दिया, हाइब्रिडाइज करवा दिया, और 3 नए ऑर्बिटल बना लिए, 1 2 3। तीनों इक्वल एनर्जी वाले हैं, और तीनों को क्या बोला जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और 3 इलेक्ट्रॉन थे तो तीनों में एक एक डाल दिया उसने अपना। और जो फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है आपके पास, एक फ्लोरीन यहाँ पे आके बॉन्ड बना गया, दूसरा फ्लोरीन इसके साथ आके बॉन्ड बना गया, तीसरा फ्लोरीन इसके साथ आके बॉन्ड बना गया। तो ऐसे BF3 मॉलिक्यूल तैयार हो गया। और इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन देखनी है, तो जैसे एक s दो p ने मिलके हाइब्रिडाइजेशन करवाई लाइक दिस। ठीक, तो ये बोरोन सेंटर में पड़ा है, और उसके अराउंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे पड़े हैं, ये रहा बोरोन सेंटर में। तो एक फ्लोरीन आया, उसने यहाँ से बॉन्ड बनाया ओवरलैपिंग से, दूसरे फ्लोरीन ने यहाँ से बॉन्ड बनाया, तीसरे फ्लोरीन ने यहाँ से ओवरलैपिंग करवाई। तो ऐसे आपके पास बोरोन के अराउंड 3 फ्लोरीन अटैच हो गए लाइक दिस। और जो ज्योमेट्री बन गई वो कौन सी बन गई, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर। नेक्स्ट आपके पास CH4 मॉलिक्यूल, इसमें भी पहले कार्बन को एक्साइट किया, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तैयार किए, एक 2s 3 2p। इन 4 ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करवाई, बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होनी है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर ये 4 ऑर्बिटल हैं तो 4 नए ऑर्बिटल तैयार होंगे, चारों को क्या बोला जाएगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और 4 हाइड्रोजन इन चारों के साथ आके बॉन्ड बना लेंगे लाइक दिस, एक एक करके। ठीक, ये रही इसकी फिगर वाइज रिप्रेजेंटेशन। 2s 2px 2px 2pz, इन चारों ने हाइब्रिडाइजेशन करवाई, 4 ऑर्बिटल बनाए, ऐसे अरेंज कर लिए। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और एक हाइड्रोजन यहाँ से आके बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस दूसरे वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है, तीसरा हाइड्रोजन इस तीसरे वाली लॉब के साथ बॉन्ड बना रहा है, चौथे वाला इस चौथे वाली लॉब के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे इनके बीच बॉन्ड बन गए। ठीक है, और कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन ऐसे ही पड़े होंगे। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे दिखा दिया हमने, क्लियर। और ये कौन सी शेप बन गई, टेट्राहेड्रल। ओके, सिमिलरली आपके पास PF5 मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस को एक्साइट करवा के 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाए। ओके, और पांचों की हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, एक s 3 p 1 d, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है, sp3d। ठीक, तो 5 नए ऑर्बिटल बन गए, पांचों की एनर्जी और शेप इक्वल है, और पांचों को बोला क्या जा रहा है, sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल। इसका नेम भी sp3d है, इसका नेम भी sp3d है, इसका नेम भी sp3d है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, और 5 फ्लोरीन आके अपने बॉन्ड बना लेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। इन पांचों ने आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवाई, पांच पांच नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, और आपस में वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे।
ठीक। और 5 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इस साइड से, एक फ्लोरीन इसके साथ, एक फ्लोरीन इसके साथ, एक फ्लोरीन इसके साथ, एक फ्लोरीन इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा। और बॉन्ड बनने के बाद आपके पास PF5 मॉलिक्यूल रेडी हो गया। और ये जो शेप है वो कौन सी है, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। ये 3 बॉन्ड आपकी स्क्रीन वाली प्लेन में, ये वाला बॉन्ड आपकी तरफ, और ये वाला बॉन्ड जो है वो आपसे स्क्रीन से पीछे की तरफ। गॉट इट। और इस शेप को क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। क्यों बोलते हैं ये मैंने पहले समझा दिया हुआ वेसेपर थ्योरी में कि व्हाई दिस शेप इज कॉल्ड एज द ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। और सिमिलरली SF6 मॉलिक्यूल जो है, SF6 मॉलिक्यूल में सल्फर को जब एक्साइड किया जाता है तो 6 हाफ फेड ऑर्बिटल तैयार किए जाते हैं। 6 के 6 हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार करते हैं इक्वल शेप इक्वल एनर्जी वाले, लाइक दिस। 6 आपस में कैसे बड़े होते हैं स्पेस में, ऐसे इस फॉर्म में। क्लियर। और 6 फ्लोरीन यहाँ पे इन 6 ऑर्बिटल के साथ आपस में ओवरलैप करवा लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। और 6 फ्लोरीन ओवरलैपिंग के बाद SF6 मॉलिक्यूल ऐसे बन जाते हैं। ठीक, ऐसी होती है ट्रायगोनल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये तो आपको पहले ही पता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की शेप ऐसी होती है, 4 बॉन्ड एक प्लेन में, ये वाला बॉन्ड जो ऊपर है वो आपकी तरफ, ये जो नीचे है ये स्क्रीन से पीछे की तरफ। ठीक। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ sp3d2 hybridization, दैट्स इट। टुमारो वी विल डू सम मोर एग्जांपल। ये आज हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल करी है, कल हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। थैंक यू।